नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी और सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ में बड़े नेता भी इस कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होनी है और शाम 5 बजे से यह बैठक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए बैठक बेहद ही खास कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर यह बैठक होगी और 5 बजे बैठक होनी है बीजेपी मुख्यालय में और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही बड़े नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल अंतिम तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर और डॉक्टर दिनेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में आज चुनाव प्रचार करेंगे। यहां घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे और इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर में रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मोहन नगर में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। तो साहिबाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे के लगभग गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम नेहरू नगर में घर घर संपर्क करके चुनाव प्रचार को गति देंगे। तो गाजियाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा भी सूबे के मुखिया करेंगे। हैदर अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। हैदर अली, आज गाजियाबाद का दौरा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कितने बजे से कार्यक्रम चलेगा? देखिए अभिषेक, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही ये कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर वो 12:50 पर यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर वह उनका जो प्रोग्राम है वो प्रस्तावित है। प्रबुद्ध जो लोग हैं उनके साथ, जहाँ डॉक्टर है, शिक्षक हैं और इसके अलावा इंजीनियर है, उनको लेकर भी उनका एक मंथन है। प्रबुद्ध लोगों के साथ एक जन संवाद होगा, प्रभावी मतदाता संवाद इसको रखा गया है। इसके बाद यहाँ से संवाद होने के बाद वो लगभग 2 बजे करीब गाजियाबाद के नगर निगम के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम जो है उसके अंदर वहां प्रबुद्ध लोगों से मीटिंग करेंगे। वहां पर भी जन जन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो चुनाव की प्रचार सामग्री जो शुरुआत की जा रही है, क्योंकि पहले चरण में चुनाव गाजियाबाद में है, 5 विधानसभा सीट है, इसमें बीजेपी के 5 विधायक रह चुके हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो सतर्क है और यही वजह है कि गाजियाबाद में तीसरा दौरा इनका इस महीने के अंदर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो रोड शो कर चुके हैं विधानसभा 56 के अंदर और उसके बाद यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही संतोष मेडिकल हॉस्पिटल वो कोविड कमांड का निरीक्षण करने के लिए आए थे और उसके बाद आज यहाँ 2 विधानसभा है, विधानसभा। बिल्कुल हैदर, आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार सामाजिक व्यक्तियों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और इसके साथ ही घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इलाके में, जिले में? देखिए अगर बात की जाए अभिषेक, तो चुनावी माहौल को अगर देखा जाए तो विधानसभा 55 जो है, साहिबाबाद की जो विधानसभा है वो बहुत बड़ी विधानसभा है और उसके साथ साथ जो दूसरा उनका प्रोग्राम है गाजियाबाद शहर के अंदर विधानसभा 56 के अंदर, अतुल गर्ग जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे जो दोबारा प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो 3/11 थी कोविड के टाइम पर वो 5 साल मंत्री रहे हैं सरकार में, उनका ओहदा बहुत बड़ा है। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ जो है लगातार उनसे संपर्क में है और कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक वर्ग है, जो तुम्हारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो व्यापारी हैं, जिसके लिए खासकर भी योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर काम किए हैं, उनको गिनाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं उनको एकजुट करने की कोशिश है। क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। आप अपडेट ले, आपके पास वापस लौटेंगे, इसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 प्रत्याशियों की सूची अब जारी कर दी है। इसमें हाल ही में बीजेपी सरकार में मंत्री पद छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। सूची में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वहीं उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, महासचिव रामलाल जी सुमन, सांसद जया बच्चन भी शामिल है। इसके अलावा पूर्व सांसद डिंपल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें से केंद्रीय गृह मंत्री
माफ करिएगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और सांसद वरुण गांधी के नाम शामिल नहीं किए गए थे। बुधवार को जारी हुई इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल किए गए थे। एक बार फिर अखिलेश यादव के करीब आए चाचा शिवपाल यादव अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बजाय सपा के साइकिल सिंबल पर ही इटावा की जसवंत नगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा बसपा गठबंधन से शिवपाल को साइकिल सिंबल से प्रत्याशी बनाए जाने का फॉर्म सौंपा है। तो पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने सिंबल सौंपने की फोटो ट्वीट की है, तो शिवपाल ने भी उनका आभार जताने में देर नहीं की। हालांकि शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर कहा कि उनका चुनाव चिन्ह स्टूल अभी नया है, इस समय ना रैली हो रही है और ना ही जनसभाएं। ऐसे में माहौल उनके नए चुनाव चिन्ह स्टूल का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। ऐसे में अपने चुनाव चिन्ह के बजाय साइकिल पर ही चुनाव लड़ना ठीक है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में सरकार बनने पर आईटी, पानी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 22 लाख नौकरियों की घोषणा की, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस पर तीखी टिप्पणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश की आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर है। मुख्तार अंसारी, यूनिस अंसारी, अतीक अहमद और नाहिद हसन जैसे माफिया सपा के ब्रांड एम्बेसडर थे। राजधानी स्थित हजरतगंज चौराहे पर बीजेपी के प्ले कार्ड प्रचारक अभियान का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा का आतंक ही था कि उनके शासनकाल में असली आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की कंपनियां यूपी नहीं आती थी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार है कि बीते 5 साल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाखों युवाओं को बिना भेदभाव नौकरी मिली है और प्रदेश आईटी हब के रूप में पहचाना जा रहा है। कि हमने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार युवाओं को दिया रोजगार। और जहां एक और अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश जी के समय तो आईटी के सेक्टर का पलायन हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो उनकी अखिलेश जी की सोच आईटी की है, इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश जी के लिए आईटी है इनकम फ्रॉम टेरर। और उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी और यूनुस खान। यही नहीं, अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे, इनकम फ्रॉम टेरर। यूपी के 4265 परीक्षा केंद्रों पर आज यूपी टीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है। चुनावी साल में योगी सरकार के गले की फांस बनी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई। बिना पेपर लीक हुए परीक्षा कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। शायद यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथ में संभाल ली है। खुद योगी इस परीक्षा की पल पल की जानकारी ले रहे। प्रदेश के सभी कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि जिस जिले और जिस सेंटर पर गड़बड़ी होगी, संबंधित अधिकारी पर गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री की सख्ती के कारण खुफिया एजेंसियों ने भी अपना जाल बिछा दिया है। हर फोन, हर वायरलेस सेट की गूंज पर अधिकारियों के कान खड़े हो जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना पेपर लीक होने की टेंशन और फुल अटेंशन के बीच पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से यूपी के 2532 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 1733 केंद्रों पर 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आज से जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब टीटी का पेपर हो रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार की सख्ती भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से आज पूरा प्रबंध किया गया है और संचालित किया जा रहा है परीक्षा? देखिए अभिषेक, उत्तर प्रदेश में परीक्षा शुरू हो चुकी है। जी अनूप, बड़ी तादाद में छात्र सेंटर पर समय से नहीं पहुंचे हैं, इसी वजह से उनको एंट्री नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चे सेंटर पे भी घूम रहे हैं, कुछ दिखाएंगे। कुछ बच्चे जो रह गए हैं वो सेंटर पर यहाँ पर आए थे, लेकिन समय से न पहुंचने के कारण उनको अंदर एंट्री नहीं मिली है।
जो कि बच्चे काफी हताश हुए हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से एक कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सरकार के कहीं न कहीं इस पर सवाल उठ रहा था कि पिछली जो परीक्षा जो हो रही थी उसको लीक होने के बाद तमाम जो विपक्षी थे वो सवाल उठा रहे थे कि सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही, पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी। दूसरी तरफ कोरोना ओमिक्रॉन एक पीक टाइम उस पे है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जिला प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी तादाद में एक परीक्षा कराना चुनौती तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से टाइमिंग की जो रखी गई 10 बजे से पेपर होना था, सुबह जो बच्चे पहुंचे वो अगर जरा सा लेट हुए तो उनको वहां अंदर जाने की एंट्री नहीं मिली। मुझे लगता है आप परीक्षा देने आई थी मैडम, क्या दिक्कत थी, कितने बजे पहुंची थी और क्यों यहाँ अंदर नहीं जाने दिया गया? सर हम 9:45 पे यहाँ पहुंच गए थे और आधे घंटे पहले हम लोग को मतलब एंट्री ही बंद कर दिया आधे घंटे पहले, लेकिन उसमें तो लिखा ही नहीं हुआ था कि एडमिट कार्ड में कि आधे घंटे पहले एंट्री बंद कर देंगे। ऐसा नहीं। कहाँ से आई हैं आप? हम बक्सी का तालाब से आए हैं। तो कितने बजे, क्यों, क्या बताया, किस वजह से, क्या बोल रहे हैं कि आधे घंटे पहले एंट्री बंद कर दी गई है, 9:30 पे एंट्री बंद कर दी गई है, लेकिन पेपर जब 10 बजे तो 9:30 बजे एंट्री बंद करने का कोई रूल ही नहीं है। क्या इसकी जानकारी पेपर में पहले या फिर एडमिट कार्ड में नहीं दी गई थी, कितने बजे सेंटर पे पहुंचना है? हम लोग पिछली बार जब पेपर देने गए थे तब आधे घंटे तब हम लोग को 10 बजे के बाद भी एंट्री मिल गई थी, लेकिन इस बार इन्होंने 9:30 बजे एंट्री बंद कर दी। ये ऐसा क्यों किया है सबके साथ? तो क्या मांग कर रही कुछ? हमको पेपर देने को मिले और क्या। तो अभिषेक, ऐसे बहुत सारे छात्र जो सेंटर पर घूम रहे हैं जिनको परीक्षा में शामिल नहीं कराया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो लेट पहुंचे हैं तो उनको एंट्री नहीं मिली है। लेकिन अनूप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि जब पेपर शुरू होता है एडमिट कार्ड मिलता है और एडमिट कार्ड से पहले उसमें गाइडलाइन लिखी होती है कि क्या कुछ नियम होंगे उनका पालन करना होगा, तो क्या कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से जो पेपर देने आए हैं छात्र इनको दिक्कत हो रही है? पिछली बार एडमिट कार्ड में सारी जानकारियां दी गई थी, कितने बजे सेंटर पे पहुंचना है, कितने बजे एंट्री मिलेगी, ये सब तमाम चीजें हैं। एक साथी और हमारे साथ हैं, इनका पेपर शायद छूट गया है। क्या एडमिट कार्ड में इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि कितने बजे सेंटर पे पहुंचना है? देखिए, इसकी तो जानकारी है वैसे, ठीक है, एडमिट कार्ड में ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं बिफोर टाइम आया हूँ, ठीक है, 9:30 से एग्जाम था, मैं 9:15 पे आ गया था। अब इसमें देखिए लिखा है कि अब जैसे अभी हुआ है बीएड जिसका, तो उसकी ओरिजिनल तो नहीं आएगी मार्कशीट में, मतलब यूनिवर्सिटी से 6 महीना लग जाता है, 1 साल लग जाता है, ओरिजिनल है नहीं। इसमें लिखा है कि इंटरनेट से जो भी है आप निकाल लीजिए। अब इंटरनेट से निकाल लिया, ठीक। अब इसमें लिखा है कि इसको आप अटेस्ट करके लेके आइए प्राचार्य / सक्षम अधिकारी से, ठीक। अब ये मैंने जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे अटेस्ट करवाया। पिछली बार जब लीक हुआ था तो भी इन्हीं से अटेस्ट करवाया, तो मेरे को एंट्री दी गई थी। तो जब किसी को ऑलरेडी एक पेपर पे एंट्री मिल जाएगी तो अगला आदमी फिर से जाएगा। मैं इसी से अटेस्ट करके बिफोर टाइम आया हूँ। अब इन्होंने बोला है कि ये सक्षम अधिकारी का मतलब होता है एडमिट कार्ड दिखाइए अपना, हाँ, इसको कैमरे में दिखाइए। अभिषेक, ये एडमिट कार्ड इनका है, तमाम खामियां हैं हालांकि परीक्षा के दौरान, जो कि एडमिट कार्ड है, और तमाम जो नए कायदे कानून अब की इस परीक्षा में लाए गए हैं, शायद इसी वजह से बहुत सारे छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। किस तरीके पहले इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई थी? नहीं, जो इंस्ट्रक्शन इसमें है पहले वाले में भी यही सेम इंस्ट्रक्शन थे और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के तहत। बिल्कुल अनूप जी, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं तो परीक्षार्थियों का कहना है कि कुछ अनियमितताएं देखी गई। हालांकि इस चीज को समझना चाहिए क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे परीक्षार्थी और इनके भविष्य का सवाल है। अनूप जी, आप किसी जिम्मेदार अधिकारी से जरूर बात करिएगा कि आखिर क्या वजह रही कि परीक्षार्थी जो है वो पेपर नहीं दे पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई थी। अब इसको लेकर मायावती ने कांग्रेस महासचिव पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालात इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। वहीं इस दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां बन चुकी हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में और इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर है।
वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मामलों के मद्देनजर 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक को जारी रखी है। दरअसल चुनाव आयोग ने कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक की, जिसमें चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाए जाने का फैसला कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन के हालातों को देखते हुए लिया गया है। आयोग की इस बैठक में 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। इस बैठक में कोविड-19 से उपजे हालात की समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया कि बीती 9 जनवरी को 5 राज्यों की चुनावी तारीख के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभाओं, पद यात्रा, साइकिल रैली पूरी तरह से बैन की गई थी। वहीं अब 15 जनवरी को समीक्षा करने के बाद आयोग ने इस पाबंदी को लागू रखा है, जिसकी वजह से कोरोना ज्यादा फैलेगा नहीं, ये चुनाव आयोग का कहना है। वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में 2,37,000 लोगों की कोरोना जांच की गई। उसमें से 16,740 लोग संक्रमण के जद में पहुंचे, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 7% हो गई। बीते शुक्रवार को 6.6% थी। सबसे ज्यादा 2,660 मरीज लखनऊ से मिले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर से 1,011, गाजियाबाद से 912 रोगी मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण में बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की जान भी जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि नए मिले मरीजों के मुकाबले 15,757 रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 96,642 हो गए हैं, जिसमें से 94,000 मरीज होम आइसोलेशन यानी कि घर पर अपना इलाज चल करा रहे हैं। वहीं 2,640 रोगी अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी सरकार गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले उम्रदराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को रिहा करेगी। बता दें कि 60 साल की उम्र पार कर चुके 16 साल सजा पूरी करने वाले गंभीर बीमारी वाले पात्र होंगे। शासन ने जेल मुख्यालय की ओर से भेजे गए पात्र कैदियों की फाइलें परखी। शासन अगली बैठक में चयनित पात्र कैदियों की सूची राज्यपाल को भेजेगा। कैदियों की रिहाई पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेगी। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार चुनाव संहिता को देखते हुए शासन चुनाव आयोग से भी अनुमति लेने पर विचार कर रहा है। ये कैदी लखनऊ की आदर्श जेल, नारीबंदी निकेतन के अलावा वाराणसी, बरेली, आगरा, फतेहगढ़ और नैनी सेंट्रल जेल के साथ ही जिला जेल में कैदी रिहाई के पात्र होंगे। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग 10 दिन तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद कल देर रात कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नामों को शामिल किया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपनी परंपरागत चकराता सीट से मैदान पर उतरेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उनका नाम पहली सूची में शामिल नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से केवल 11 सीटें ही आई थी। इनमें से नेता प्रतिपक्ष रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो चुका है, जबकि पिछली बार कांग्रेस टिकट पर जीती एक विधायक राजकुमार पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कांग्रेस की पहली सूची में पार्टी के सभी सिटिंग 9 विधायकों के नाम भी शामिल किए गए हैं। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने पहली सूची जारी की गई है, लेकिन इस सूची में देखा गया है कि कुछ दिग्गजों का नाम भी शामिल नहीं है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर जारी था, कांग्रेस लगातार बैठक कर रही थी और जो पार्टी के बड़े नेता थे वह दिल्ली में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं एक कयास लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द लिस्ट आएगी। हालांकि कल देर शाम जो है वह लिस्ट आ गई है, तमाम सारे नेताओं का नाम भी है, लेकिन जो 53 लोग हैं अभी जो पुष्टि हुई है कि 53 लोगों का नाम अभी आया है। इसके साथ ही जो 17 सीटें हैं उस पर संशय बरकरार है। तो कहीं ना कहीं अब जो बड़े नेता हैं, चाहे हरीश रावत की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, कि उनका अभी नाम नहीं आया है। कहीं ना कहीं एक तालमेल बिठाया जा रहा है कि जब बीजेपी के नए प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट होगी, उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों की प्रत्याशी अपने की घोषणा हो सकती है। तो तमाम सारी जो बातें की जा रही थी कि अब जब कांग्रेस पूरी तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही है, हालांकि जो 53 लोगों की लिस्ट निकल गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक खुशी का भी माहौल है कि जो
जो तमाम सारे नेता हैं जो प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, जो अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे थे, उनमें थोड़ी खुशी जरूर है कि उनको अब एक मौका मिल गया है कि वह अपने क्षेत्र में जाएं और प्रचार प्रसार करें। हालांकि अभी कांग्रेस द्वारा जो अभी है, जो पहली लिस्ट जारी की गई है, दूसरी लिस्ट का इंतजार है। जो बड़े नेता हैं उनके नाम अभी रुके हुए हैं। इसके साथ ही तमाम सारी जो बातें चल रही थी कि अब जब बैठक होगा, बैठक के बाद जो दूसरी लिस्ट निर्धारित की जाएगी। और तमाम अगर बात की जाए यशपाल आर्य, तो यशपाल आर्य को बाजपुर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी जो सीटें हैं उसे मजबूत कर चलने का प्रयास जरूर कर रही है। बिल्कुल नवीन, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी लगातार महिला प्रत्याशियों की डिमांड थी, मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि हमें टिकट दी जाए, चाहे वो महिला मोर्चा के अध्यक्ष की बात की जाए। इसी तर्ज पर वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और महिलाएं यही डिमांड कर रही हैं कि हमें भी टिकट दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ इस पहली सूची में दिखा नहीं। क्या लगा सकते हैं अनुमान कि जो नारा है प्रियंका गांधी का, वो नारा यहां तो सही साबित नहीं हो पा रहा है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, महिलाओं को टिकट में दावेदारी दी जाएगी और तमाम सारी बातें जरूर की जा रही थी। 30% की बात भी की जा रही थी कि 30% महिलाओं को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है, महिलाओं में रोष का माहौल भी व्याप्त है। इसके साथ ही जो कांग्रेस से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं, अगर उनकी नैनीताल सीट से बात की जाए तो नैनीताल सीट से महिलाएं भी कई वहां गई हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना था कि महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने महिलाओं को वरीयता नहीं दी है। सिर्फ 3 नामों पर अभी जो लिस्ट बनी है उसमें सिर्फ 3 नाम ही दिए गए हैं। तो महिलाओं में भी रोष का माहौल व्याप्त है और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है, उन्हें टिकट भी दिया गया। तो तमाम सारी बातें जरूर की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि बिल्कुल नवीन, तो इससे साफ यही होता है कि अब हो सकता है कि कांग्रेस को भी अंतर्कलह से जूझना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई और हाल ही में भाजपा में शामिल कर्नल विजय रावत ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप और भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो पार्टी में आए हैं। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से समाज में काम करने में अक्षम रहे, लेकिन अब राजनीति के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश की सेवा के लिए वे तैयार हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और उत्तराखंड की जनता से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों और देश की रक्षा के लिए जो काम किए हैं वो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए समय की मांग है कि प्रदेश को विकास, सुरक्षा और समृद्धि देने के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतदान से जिताया जाए। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन करी, मैंने पूरी फौज में 34 साल सेवा करी है, मैंने फल नहीं देखा है। जो हमारा कोई भी फौजी जो होता है वो आगे फल नहीं देखता है, वो केवल सेवा का अनुभव करता है। जब वो जाता है बॉर्डर में, जब कभी टेररिस्ट अटैक होता है या ऊपर से वो होता है, वो सीधे कूद पड़ता है मैदान में। वो ये नहीं देखता कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, उसको ये देखता है, वो ये देखता है कि पीछे मेरे को देश को सुरक्षित रखना है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।